जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में बहुत ज्यादा स्वागत है। दोस्तों आज है फ्राइडे 18 नवंबर और आज हम 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे। यहां पे एक इशू सोशल जस्टिस से ओरिएंटेड है, ये हिंदू में आया है। इस रिजर्वेशन आरक्षण क्या अच्छी बात है गरीब लोगों के लिए या बुरी बात है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल इंटरनल सिक्योरिटी से ओरिएंटेड है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अभी नो मनी फॉर टेरर की मीटिंग चल रही है, तो इंडिया टू होस्ट टेरर फंडिंग मीट, क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। इन द पास्ट जो मीटिंग्स हुई हैं नो मनी फॉर टेरर की, उसमें क्या क्या बातचीत सामने आई थी, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल ओल्ड पेंशन स्कीम की डिबेट वापस आ चुकी है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में समझेंगे कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करना, क्या ये सही बात है कि क्या ये बुरी बात है, कि हमारी इकोनॉमी पे और टैक्स पेयर्स के खर्चे पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वांट, मैं आपको एक बताना चाहता हूं इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों हमारा एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, असंभव को संभव करेगा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। तो दोस्तों ये 5 महीने तक ये क्रैश कोर्स चलेगा, 28 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक। डेली मंडे टू सैटरडे 11 AM to 1 PM 2 घंटे की आपको लाइव क्लास रहेगी। और यहां पे आपके साथ स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स दोनों ही कवर करे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स होंगे एंड अलोंग विद द स्टैटिक कंसेप्ट्स। सबसे अच्छी बात है कि पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप रहेगा। 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने को यहां पे मिलेंगे। 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और यहां पे एक टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा। बोनस क्या है इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स का, वो है कि आपको सीसैट की क्लासेस भी प्रोवाइडेड रहेंगी। सीसैट भी बहुत ट्रिकी हो रहा है, सीसैट इतना आसान नहीं है। हमारे टाइम में सीसैट बहुत आसान होता था, लोगों के 150 160 नंबर वैसे आ जाते थे। अभी सीसैट मुश्किल हो रहा है, तो सीसैट का जो कंपोनेंट है वो भी इस क्रैश कोर्स में शामिल रहेगा। एंड अभी कूपन कोड संभव को अगर आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिलेगा। और ये जो कूपन कोड की वैलिडिटी है 30 नवंबर तक की है। इसके बारे और जानकारी अगर आपने लेनी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करना एक बार। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। इजंट रिजर्वेशन फॉर द पुअर अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? तो ये डिस्कशन है यहाँ पे सतीश देशपांडे जी के और आर्घ्या सेनगुप्ता जी के बीच में। सतीश देशपांडे एक बहुत नोटेड सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ दिन पहले इनका आर्टिकल आया था ईडब्ल्यूएस जजमेंट को लेके, वो हमने डिस्कस किया था। ईडब्ल्यूएस जजमेंट को लेके पीछे पिछले 10 दिनों में काफी आर्टिकल्स आए हैं। बेसिक सी बात यहां पे हम करते हैं कि रिजर्वेशन आरक्षण होना बुरी बात है कि अच्छी बात है। देखिए आरक्षण होना कोई बुरी बात तो नहीं है। सतीश देशपांडे कहते हैं कि क्या होता है, आप आरक्षण दे रहे हैं, उसके चलते कोटाज आते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम है तो वहां पे कुछ कोटा होगा, कुछ सीटें होंगी जो कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए होंगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, 100 में से मान लीजिए 50 सीटें हैं कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए हैं। यानी कि उन 50 सीटों पे जनरल कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकती है, बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। वो 50 सीटें केवल एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए होगा। अब वो कैटेगरी कौन सी होगी, उस कैटेगरी को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, उस कैटेगरी का क्या एक आपने क्लासिफिकेशन करा है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट। नाउ अब उसको जस्टिफाई करना कि ये जो 50 लोग हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के, ये जो 50 सीटें हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये जस्टिफाई करने का काम किसका है, सरकार का है। ठीक है, तो यहां पे अगर सरकार ने जस्टिफाई करना है कि किस बेसिस पे उन्होंने कोटा निकाला है, रिजर्वेशन निकाली है, तो वहां पे क्या पैरामीटर को स्टडी करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, कितना सोशली डिस्क्रिमिनेटेड है, कितने हजारों साल से उनकी जो जाति है, उनकी जो कास्ट है वो डिस्क्रिमिनेटेड है, तो यही एक वैलिड रीजन बनता है। तो यानी कि पर से कोटा देना, रिजर्वेशन देना कोई बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये जो ईडब्ल्यूएस की जजमेंट आई है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी बेंच में ये कहा है, 3-2 वर्डिक्ट जो आया है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी एक क्राइटेरिया हम स्वीकार कर सकते हैं, कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे भी अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, कोटा दे रहे हैं, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं करता। लेकिन सतीश देशपांडे कहते हैं कि आप ऐसे तो हर कोई आ जाएगा जी, मैं 8 लाख से कम कमाता हूं, एवरीबडी वुड कम। कोई स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो, वो बोलेगा जी मैं 8 लाख से कम कमाता हूं तो मुझको भी आरक्षण चाहिए, मैंने भी आईएएस बनना है, ठीक है, मैंने भी यहां पे नौकरी लेनी है, तो ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। सतीश देशपांडे कहते हैं कि ये तो बहुत एक टेम्पररी फिनोमेना है कि आपकी इनकम अभी 8 लाख से कम है, हो सकता है आपकी इनकम कुछ 5-6 साल में 8 लाख से ज्यादा हो। लेकिन अब अगेन यहां पे डिस्क्रिमिनेशन की बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में बात क्या कही गई है, हमारे संविधान में बात कही गई है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए आरक्षण देने का। अब आगे की हम बात करें, आर्घ्या सेनगुप्ता क्या कहते हैं। अब देखिए इक्वालिटी की बात आती है, सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात आती है, ठोस इक्वालिटी की हम बात करें तो रिजर्वेशन एक टूल है,
जो कि सरकार प्रोवाइड करती है ताकि कैसे जो लोग हैं उनकी पॉवर्टी एलिवेशन में सरकार हेल्प कर सके। एफर्मेटिव एक्शन नाम की भी चीज होती है। तो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, जेंडर, एज आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट आता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, कि यानी कि जो लोग हैं जिनके परिवार हैं, जिनकी जाति है, बहुत हजारों सालों से वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, तो उनको सहायता देने के लिए, उनकी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सरकार रिजर्वेशन दे सकती है कि उनके बच्चे कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस में जा सकें, एडमिशन ले सकें, नौकरियां प्राप्त कर सकें। तो अगर सवाल आता है कि भाई रिजर्वेशन देना क्या लेजिटिमेट है? बिल्कुल लेजिटिमेट है। क्या इज इट अ लेजिटिमेट टूल टू यूज इन केसेस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस? अब इसके लिए हमको यहां पे इसको आंसर करने के लिए हमको पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन जो है ना, कि एक्सेप्शन नहीं है टू द रूल ऑफ इक्वालिटी, बट रिक्वायर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। अब इस बात को अगर हमने आगे समझना है तो अब रैशनल क्या है बिहाइंड रिजर्वेशन का। आप कुछ नंबर ऑफ सीट्स को सेट अपार्ट कर रहे हैं, कोई ओपन कंपटीशन एग्जाम है जहां पे आप कहते हैं कि जी 40-100 मतलब जो पोस्ट निकाली गई है, 100 पोस्ट निकाली गई है। अब सरकार कहती है कि जी 50 सीटें जो है हमने सेट असाइड कर दी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए होगा। ठीक है, नाउ यू आर सेटिंग aside a certain number of seats which are now not for the open which are not open for the competition. ठीक है, now this is required by the principle of equality to try and ensure a level playing field। यानी कि जो 50 सीट्स निकाली गई हैं, जिसके लिए निकाली गई हैं, ठीक है, ताकि वो भी इक्वालिटी में आ सके, ताकि उन लोगों को, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आया जा सके। तो जिन बच्चों के पास, जिन कैंडिडेट्स के पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कोचिंग ले सकते थे, महंगी कोचिंग ले सकते थे, क्लासेस लगा सकते थे, तो ऑब्वियसली उनका एक ज्यादा एज होगा टू क्रैक द कंपटीशन। लेकिन जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिनको कोचिंग नहीं मिल पा रही है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लेके आने के लिए, ठीक है, तो इस करके यहां पे रिजर्वेशन निकालना कोई बुरी बात नहीं है। बट सवाल यह आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर हुम, क्योंकि यहां पे तो सरकार ही तय, अब ये तो फैसला सरकार के हाथ में है। सरकार को हमने चुना है, इलेक्ट करा है 5 साल के लिए, तो ये तो सरकार के हाथ में है कि भाई ये सरकार का विवेक है, सरकार का विजडम है। सरकार को पता है कि भाई इस कैटेगरी के लिए अगर हम ये निकाल रहे हैं, कोटा निकाल रहे हैं, तो हम कुछ सोच समझ के निकाल रहे हैं, अगर हमको भी सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा। एस्टैब्लिश्ड बात क्या है हमारे संविधान में कि अगर आपने कोटा देना है, तो जिसको भी आप कोटा देना चाहते हैं, पहले आप ये देखें कि क्या इस कैटेगरी के लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी रिजर्वेशन डिफरेंट काइंड्स की आ रही हैं। अगेन यहां पे आर्य सेन गुप्ता कहते हैं कि इट इज कंप्लीटली ओपन फॉर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि वो किसी तरह की प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस के बियॉन्ड भी हो। दैट इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब सवाल यह आता है कि ये जो ईडब्ल्यूएस की डिबेट है, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ईडब्ल्यूएस को लेकर ना वैसे बहुत कवरेज हम ऑलरेडी एडिटोरियल्स में पिछले हफ्ते भी कर चुके हैं। कोई ना कोई आर्टिकल हर दूसरे तीसरे दिन हमको देखने को मिलता रहता है। तो चलो ये हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा वैल्यू एडिशन के तौर पे ही हमारी नॉलेज में ऐड हो जाएगा। तो अब यहां पे सवाल आता है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? तो आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि 91 की बात है, 91-92 की बात है, जस्ट बिफोर द इंदिरा साहनी केस जजमेंट हैपेंड। तो नरसिम्हा राव ने भी कोशिश करी थी ये ईडब्ल्यूएस कोटा को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पीवी नरसिम्हा राव की, लेट पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये ऑर्डर पास किया था 10% कोटा का। इस बार क्या हुआ? इस बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये ईडब्ल्यूएस कोटा को स्टैब्लिश करा गया है। अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब चाहे वो हम जाट्स की बात करें, चाहे वो मराठास की बात करें, चाहे वो क्षत्रियज हैं, चाहे वो ब्राह्मण्स हैं, जो हिंदू अपर कास्ट है, तो यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटा कहा जा रहा है कि ये हिंदू अपर कास्ट लोगों के लिए है, कि उनको लगता है कि हमारे बच्चों को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, केवल शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज और एसटीज को यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है, कि हम भी हकदार होने चाहिए रिजर्वेशन के। और जाट की, अगर जाट आरक्षण की बात करें, मराठा आरक्षण की बात करें, अक्सर न्यूज में इस बात को हम काफी डिस्कस भी करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी कहा था आज से कुछ साल पहले कि आप 50% सीलिंग को वायलेट नहीं कर सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र में मराठास को कोटा देना चाहते हैं, या अगर आप जाट्स को कोटा देना चाहते हैं हरियाणा में या यूपी में। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट नहीं, ये जो 50% सीलिंग है, कौन कहता है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है? ये तो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो अब अगेन पॉलिटिकल मोटिवेशन यहां पे जरूर है। तो कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अपनी नीति निकालती है, योजना निकालती है, तो उसमें पॉलिटिक्स जरूर इन्वॉल्व रहता है। अनअपोलोजेटिकली ये बात यहां पे बताई गई है। Now, the court has argued that the reservations are required for equality rather than being exceptions to equality। कि reservation देना कोई exception की बात नहीं है, कि अगर मेरी जाति, अगर मैं किसी ऐसी जाति से बिलोंग करता हूं जो कि पिछड़ी हुई है, अगर मेरी जाति के लोगों ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, तो कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं कि मेरे को कोटा मिल रहा है। मेरे को कोटा मिलना चाहिए ताकि मैं भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सकूं बाकी लोगों के साथ।
लेकिन कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली एज एन एक्सेप्शन, ठीक है, बट ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब ठीक है कास्ट इज एन एक्सेप्शन, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहता है दैट चलो अभी हम कोटा दे रहे हैं, आने वाले टाइम में लेट्स लुक फॉरवर्ड फॉर अ सोसाइटी। ये बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ने भी कही थी आज से 75 साल पहले कि भी आने वाले समय में कास्ट रहे ना, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट की बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कही थी। पर ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाता है। अब एक सपना है, ये बहुत उटोपियन है, आइडियलिस्टिक है ये सपना देखना कि जी कास्ट लेस सोसाइटी हो, ऐसे नहीं होने वाला ना, कहने से नहीं होने वाला। कास्ट सिस्टम, कोटा सिस्टम तो रहने वाला है। हाँ ये बात जरूर है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि नए तौर तरीके ढूंढिए, कि रिजर्वेशन देने के भी नए तरीके आ चुके हैं, नए पैरामीटर्स आ चुके हैं, किस किस कैटेगरी पे लोग बैकवर्ड हैं, वो नए आप क्राइटेरिया को भी जरूर सरकार को कहा कि उसको स्टडी करिए, ठीक है। लेकिन आगे की अगर हम बात करें, अगर हम ये देखें कि रिजर्वेशन विदाउट प्रूफ ऑफ इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, देखिए अभी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा तो हुआ नहीं है, लास्ट 2011 में हुआ था। बार बार रेपिटेटिवली हम ये बात कहते रहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना बहुत जरूरी है। चलो अभी 2 साल में पैंडेमिक था, वो नहीं डेटा हम इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन अभी वो डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है कि केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं रिजर्वेशन के लिए। ये ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग हमारे संविधान की नहीं थी, लेकिन अब संविधान में बदलाव आया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है भाई, अगर अमेंडमेंट हुआ है तो अमेंडमेंट करना तो सरकार का हक है, सरकार कर सकती है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर उसमें अमेंडमेंट के प्रोसीजर फॉलो करा गया है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी वायलेट नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ so that reservations are provided on the grounds of economic criteria alone without having to prove। अब यहां पे अब मैं कहता हूं जी मेरी 8 लाख से कम की इनकम है तो मेरे को कोटा चाहिए। अब क्या उस बात का प्रूफ है? अब क्या इस बात का प्रूफ है कि मैं इनएडिक्वेटली, या मेरी जो जाति के लोग हैं या जो मेरी फैमिली है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड है? मैं तो सिर्फ यही आपके सामने सर्टिफिकेट लेके आ सकता हूं कि मेरी इनकम 8 लाख से कम है। अब इस डिसीजन से, इस फैसले से हुआ क्या है? अगेन यहां पे लोगों के व्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। सतीश देशपांडे कहते हैं कि इससे ये हुआ है कि लोग अब केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ये जस्टिफिकेशन मांगेंगे दैट मैं इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हूं, मेरी जो कास्ट है, मेरी जो फैमिली है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है बिकॉज जो मेरे इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से मेरी इनकम 8 लाख से कम है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इक्वालिटी कोड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑथराइजेस कि भाई स्टेट सरकार चाहे तो किसी भी तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन लेके आ सकती है, एफर्मेटिव एक्शन ले सकती है। तो कोई वायलेशन नहीं है इक्वालिटी कोड का, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। लेकिन यहां पे ये जरूरत है दैट साइज ऑफ द पाई इज एक्सपैंडिंग। बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशन है और लोगों की एस्पिरेशन को मीट करने के लिए सरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम नई पॉलिसीज निकाल रही है। यानी कि जो लोग हैं जिनको एफर्मेटिव एक्शन देना है वो लोग और बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे सुनाया गया है, दिस विल डेफिनेटली चेंज द नेचर ऑफ रिजर्वेशंस इन इंडिया इन द टाइम्स टू कम। नाउ इंडिया टू होस्ट टेरर फंडिंग मीट, सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो ये जो नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस है, तो आपको ये बात पता हो कि अभी आज ही ये इसको होस्ट करा गया, नवंबर 18 और 19 को 2 दिनों में ये होस्ट किया जाएगा। तो आज ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और 75 कंट्रीज में से डेलीगेट्स आएंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, जो कि इस बात के ऊपर बातचीत करेंगे कि ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। ये आपको बात पता हो, थोड़ा ऑब्जेक्टिव यहां पे बात आ जाती है प्रीलिम्स ओरिएंटेड के जो नो मनी फॉर टेरर ये जो है दिस वाज स्टार्टेड इन 2018 एज एन इनिशिएटिव ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो अब ऐसे तो FATF भी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि 1989 में G7 देशों के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया था। अब शुरू में तो वहां पे बात करी गई थी FATF में कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए। आफ्टर द 9/11, आफ्टर द ट्विन टावर अटैक्स हैपेंड, तो फिर ये बात भी FATF के एम्बिट में आ गई, ये यार्डस्टिक भी आ गया कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कर्ब कैसे करना है। लेकिन अब 9/11 को हुए को भी 21-22 साल हो चुके हैं, लेकिन टेररिज्म तो खत्म नहीं हुआ। तो चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया हो, टेररिज्म तो अभी भी है। लेकिन अब इसके चलते कि कैसे इनकी एक्टिविटीज को, कैसे टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को, जो लोग इनको पैसा दे रहे हैं, आफ्टर ऑल इनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, वेपन्स है, वो कहां से आ रहे हैं? ऐसे तो नहीं आ रहे, ऊपर से तो नहीं आ रहे, पेड़ से तो कोई नहीं फेंक के दे रहा। तो कैसे ये फाइनेंसिंग को रोक लगाई जा सकती है? नाउ 2018 कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी समझने वाली, तो फ्रांस ने ये कॉन्फ्रेंस जो थी होस्ट करी थी और लगभग 70 कंट्रीज में से डेलीगेट्स आए थे। कॉन्फ्रेंस में ये बात करी गई थी कि फुली क्रिमिनलाइज कर दो टेररिज्म फाइनेंसिंग को, चाहे अगर इस बात का प्रूफ भी नहीं है कि ये जो टेररिज्म फाइनेंसिंग करा गया है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, क्या उसका पर्टिकुलर कोई लिंक है किसी टेररिस्ट एंटिटी के साथ, तो भी इसको बिल्कुल क्रिमिनलाइज कर दो। फोकस था कि कैसे हम
ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल फ्लोज को एनहांस कर सकते हैं कि सोर्स क्या है, पैसा कहां से आ रहा है। बिकॉज देखिए अभी जो पेमेंट इकोसिस्टम है वो भी बहुत बदल चुका है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत हो रही है, तो यहां पे एक सेंस ऑफ एनोनिमिटी बहुत रहता है, उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो कैसे ग्लोबल लेवल पे हम इस कोऑपरेशन को और बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। और यहां पे अगेन वही बात आती है, जैसे आज के टाइम पे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, क्रिप्टोज हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो इसको मिसयूज किया जा रहा है। और ये बात इनफैक्ट 2021 में सिडनी डायलॉग में हमारे प्रधानमंत्री ने भी रीटरेट करी थी कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, बिटकॉइंस हैं, क्रिप्टोज हैं, हमको क्या पता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, क्या इसमें जो पैसा आ रहा है, इससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, क्या पता वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को ही फाइनेंस करने में जा रहा हो। तो यहाँ पे फिर 2018 में भी बात करी गई थी दैट ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, FATF की ग्रे लिस्ट भी होती है, ब्लैक लिस्ट भी होती है, FATF के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी FATF को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि अपनी कोऑपरेशन को और एडवांस किया जाए और अपनी मॉनिटरिंग को और स्ट्रेंथन किया जाए। तो 2019 में कॉन्फ्रेंस होस्ट करी थी ऑस्ट्रेलिया ने, तो अगेन यहाँ पे 65 डेलीगेट, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन थी दैट वाज फ्रॉम 65 कंट्रीज, राइट। अब ये कॉन्फ्रेंस में आइडेंटिफाई करा गया था जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, अगेन यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, क्रिप्टो करेंसीज, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, इस पे काफी एम्फेसिस ले किया गया था। और अगर प्राइवेट सेक्टर भी हेल्प कर सकता है इंटेलिजेंस शेयरिंग में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग में विद द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, तो वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। एटलीस्ट टेररिस्ट को और उनकी एक्टिविटीज को और कहां से फंड्स आ रहे हैं उसको ट्रैक किया जा सकता है। अब इंडियन एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए हमने हमेशा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की बात करी है। हम वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर, पाकिस्तान बिलीव्स इन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो 2019 की कॉन्फ्रेंस में हमने बात करी थी कि कैसे हम तो 1996 से कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन टू ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की हम बात करें, 1996 से हमने कन्वेंशन को इसकी चलते हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े देश बहुत ऐसी बातें कमिट करते हैं कि जी हम काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाएंगे, लेकिन जब तक उनके ऊपर मुसीबत नहीं आती है तब तक वो एक्ट नहीं करते हैं। तो हमने बहुत स्टार्टिंग से ही, और इनफैक्ट 2019 की कॉन्फ्रेंस में भी वी हैड कॉल्ड फॉर अ यूनाइटेड ग्लोबल एफर्ट अगेंस्ट ऑल दोज जो कि डेलिबरेटली टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को या टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कोई स्टेट, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, ठीक है। और हमने ये भी पॉइंट आउट किया था कि जो टेरर ग्रुप्स हैं बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, डिस्पाइट UN बहुत फ्रॉम टाइम टू टाइम लिस्ट निकालता रहता है कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं इनको बैन कर देना चाहिए, डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट होती है। उसके बावजूद भी जो टेररिस्ट्स हैं या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और यंगस्टर्स को ल्योर कर रहे हैं, यंगस्टर्स को सिड्यूस कर रहे हैं और यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि टेररिज्म में आने से कितना बड़ा आपको ग्लोरिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, कितना आपको महानता मिलेगी, कितनी आपको पब्लिसिटी मिलेगी अगर आप हथियार अडॉप्ट करते हैं ना। अब अगर उसके बाद हम कंटिन्यू करें तो देयर आर मेनी कंट्रीज विच वांट टू एक्टिवली एंगेज इन कॉम्बैटिंग द टेरर फाइनेंसिंग थ्रेट्स, बट उनके पास कैपेसिटीज नहीं है। बिकॉज देखिए अब ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, कहां से इसको ट्रैक करना है, कैसे उसको सोर्स करना है, ठीक है, हमारे इंटेलिजेंस अपैरेटस की बात करें, इतना ज्यादा हमारे पास अभी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। तो ये कॉन्फ्रेंस में ये बात करी गई थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज की, खास करके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैसे करी जा सकती है इस तरह की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को जब हम डील कर रहे हैं। ना एजेंडा क्या है, अब वैसे ये जो मीटिंग थी 2020 में होनी थी बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ये मीटिंग नहीं हो पाई ना, 2022 में यहाँ पे इंडिया में ही हो रही है। तो एजेंडा क्या रहेगा, अगेन एम्फसाइज किया जाएगा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, वर्चुअल एसेट्स है, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, यूज ऑफ डार्क वेब हो, क्या लिंक है बिटवीन टेरर फाइनेंसिंग एंड द लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि क्या जो लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डे टू डे जो एक्टिविटीज जो हम ट्रांजैक्शन के तौर पे हम जो करते हैं, कि क्या वो जो पैसा है जो डे टू डे हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हैं, क्या उसमें से कोई पैसा टेररिस्ट के पास तो नहीं जा रहा है, उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास तो नहीं जा रहा, वो पैसा डाइवर्ट तो नहीं हो रहा वहां पे। तो हमको अब अगेन यहाँ पे चैलेंजेस की बात करें, हमको सबसे बड़ा जो चैलेंज है जिसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जब वो टेरर ऐसे फाइनेंसिंग क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके पास इतनी टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है और जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है अमंग द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैसे उसके ऊपर एम्फोसिस, कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है और कैसे जो फाइट है अगेंस्ट कंबैटिंग द टेरर फाइनेंसिंग उसको और कैसे ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो हमने एड्रेस करना है। Last, why the old pension scheme is both bad economics and bad politics? Definitely, this is a mixture. This is the cocktail of both bad economics and bad politics. Now, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं कि भी हम
इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी अनाउंस किया है कि भाई हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आ जाएंगे। अब इलेक्शंस का टाइम है, गुजरात में भी इलेक्शंस है, राजस्थान में इलेक्शंस है, कांग्रेस कह रही है कि जी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बात बोली है। बट ये क्यों बैड इकोनॉमिक्स है, क्यों बैड पॉलिटिक्स है? देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या था पहले, यानी कि सरकारी नौकरी आपको मिल गई तो अब सरकारी दामाद बन गए, आपको रिटायरमेंट तक आपको बेनिफिट है, रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट है। 2004 से पहले क्या होता था कि चलो मान लो अगर मान लो मैं रिटायर हुआ हूं और मेरी जो मेरी सैलरी थी जो लास्ट मैंने सैलरी ड्रॉ करी है, लेट्स से दैट वाज 10,000 रुपीज, ठीक है। अब मैं रिटायर हो चुका हूं तो मेरे को इसका हाफ यानी कि 5,000 जो है वो मेरे को एज अ पेंशन आता रहेगा। अब अगर मैं रिटायर हुआ था आज से 30 साल पहले और मेरी जो लास्ट सैलरी ड्रॉन 10,000 थी, तो आज से 30 साल पहले मेरी पेंशन 5,000 बनती थी। लेट्स से मैं किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ था, लेकिन अभी जो चीफ इंजीनियर है उसकी जो सैलरी होगी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, 10,000 तो नहीं होगी। अगर आज से 30 साल पहले 10,000 थी, तो जितनी सैलरी आज के टाइम पे एक चीफ इंजीनियर की होगी उतनी ही पेंशन मैं ड्रॉ करूंगा, यानी कि हाफ ऑफ दैट। लेट्स से अगर आज एक चीफ इंजीनियर की सैलरी लेट्स से 2 लाख है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी सैलरी है, बट अगर 2 लाख है तो यानी कि उसका हाफ कितना हुआ, 50% कितना हुआ, 1 लाख, यानी कि 1 लाख तो एज अ पेंशन में ड्रॉ करूंगा ही करूंगा। ये खर्चा कौन कर रहा है? ये खर्चा हमारे पैसों में से जा रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसों में से जा रहा है, ठीक है। अब एक नया पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था जनवरी 1, 2004 से, जिसको हम एनपीएस भी कहते हैं। अच्छा, ये 50% वाला फंडा ये सिर्फ इकलौता नहीं है कि चलो जितनी आपने सैलरी ड्रॉ करी उसका 50% आपको आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 10,000 वाला एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर किया, लेकिन उसके अलावा डीए आता है, डियरनेस अलाउंस आता है। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो डियरनेस जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, ये सरकार के द्वारा साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, जनरली जनवरी में और जुलाई में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है, हर इन्फ्लेशन हर किसी के लिए है। अब ये होता है कि जी प्राइवेट सेक्टर में लोगों की सैलरीज बहुत होती हैं, लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो ठीक है, महंगाई तो लेकिन सभी के लिए ना, चाहे आप सरकारी सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, तो डीए दिया जाता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरी पेंशन 5,000 रुपए है और 4% जो डीए है वो जनवरी में अनाउंस किया गया है, तो अगले महीने जो मेरी पेंशन कितनी होगी, 5,200 रुपीज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर डिस्कस करी जा रही है बात। नाउ अब कंसर्न्स क्या है? पहली प्रॉब्लम ये आती है कि पेंशन लायबिलिटी की। देखिए, जो पेंशन्स हैं ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, ये आपका असेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर तो नहीं है, लायबिलिटी की बात आ जाती है। और अभी आने वाले समय में, चलो अभी हमारे पास एक बहुत रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड है, माइंड यू, हमने एक बात पहले भी डिस्कस करी है, आने वाले 25-26 साल में हमारे यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आज जो लॉन्गेविटी है, अगर हम लोगों की हेल्थ की बात करें, आज के टाइम पे लोग 70-75 की भी एज में बहुत फिट रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। तो जितनी इंसान की उम्र लंबी होगी उतना ही सरकार के ऊपर बर्डन होगा कि पेंशन देने का, ठीक है। लायबिलिटी की बात आ जाती है, अगेन लायबिलिटी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट जनरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, वी आर ऑलरेडी पेइंग फॉर ऑल दी पेंशनर्स एज ऑन डेट, ठीक है। 2004 से पहले जो लोग रिटायर हुए थे, जो उनकी पेंशन है, वो हम ही पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स पैसों में से ही जा रहा है। अब ये माना गया था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ये बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, जैसे आपको मैंने बताया कि अब नई है, अब आज के टाइम पे मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आज से 30 साल पहले लेट्स से 60 साल थी, तो आज बढ़ चुकी है, आज 75 ईयर्स हो चुकी है, और आने वाले टाइम में जो लॉन्गेविटी है वो और बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले टाइम में 25-30 सालों में सीनियर सिटीजन की आबादी बढ़ने वाली है। 25-30 साल में हम भी सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। Now let's have a look at the numbers. Now over the last 3 decades, last 30 years, pension liabilities जो हैं for center and states, they have jumped manifold. अगर यहाँ पे आंकड़े देखें, आज से कुछ 30 साल पहले केंद्र सरकार का जो पेंशन बिल था वो कितना था, 3,272 करोड़, और स्टेट्स का कंबाइंड पेंशन बिल कितना था, ऑलमोस्ट सिमिलर, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 3,131 करोड़। अब 2020-21 की बात करें, 30 साल के बाद सेंटर का कितना बिल है, पेंशन बिल, दैट हैज जंप्ड 58 टाइम्स टू अराउंड अबाउट 1,91,000 करोड़। स्टेट्स का द पेंशन बिल हैज जंप्ड 125 टाइम्स, विच इज अराउंड 3,86,000 करोड़। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, बहुत अनसस्टेनेबल है, ठीक है। नाउ व्हाट वाज प्लान्ड, क्या प्लान किया गया था कि इसको अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवैम्प करना है, तो व्हाट वाज द पाथ। अब 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने एक रिपोर्ट टेबल करी। कमेटी किसने हेड करी थी, एस.ए. दावे ने। कमेटी की जो रिपोर्ट का नाम था वो क्या था, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी, ओएसएस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो रिपोर्ट थी 2002 में टेबल करी गई थी पार्लियामेंट के सामने। अब इनफैक्ट ये जो कमेटी बिठाई गई थी, जो रिपोर्ट बनाई थी ओएसएस प्रोजेक्ट के द्वारा, दिस वाज नॉट मेंट टू रिफॉर्म द गवर्नमेंट पेंशन सिस्टम। इनफैक्ट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए था, इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी के वर्कर्स के लिए था, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते, जो कि सोशल सेफ्टी नेट के एम्बिट में नहीं आते हैं, कि कैसे उनको भी सोशल सेफ्टी नेट में लेके आया जा सकता है। तो ओएसएस रिपोर्ट ने क्या रेकमेंड करा था कि भाई देखो, अगर आप अपनी सैलरी में से कुछ सेव करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से आप
अब लेट्स से आप 10,000 कमा रहे हैं, आप 1,000 रुपये आप सेट असाइड, आप कहते हैं चलो 1,000 रुपये का मैंने सेविंग करनी है, तो 1,000 रुपये आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? 1,000 रुपये में से या तो आप 10% इक्विटी में करें, या आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, या 30% लगा सकते हैं, या 50% लगा सकते हैं। और बाकी का जो अमाउंट बचता है, लेट्स से 1,000 में से 10% आपने इक्विटी में लगा दी, जो बाकी 90% अमाउंट है वो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आज से 24-25 साल पहले इतना स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हमारी नहीं थी, ठीक है? तो अब ये बातें उस वक्त सजेस्ट करी गई थी फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी वर्कर्स। नाउ what was originally conceived for the unorganized sector, informal sector economy, this was adopted by the central government for its own employees. और एनपीएस ये मैंडेटरी हो गया, न्यू पेंशन सिस्टम फॉर ऑल द न्यू रिक्रूट्स विच वर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विसेज फ्रॉम जनवरी 1, 2004। अब अगर हम सब्सक्राइबर बेस की बात करें, पिछले 8 सालों में एनपीएस का काफी सिग्निफिकेंट सब्सक्राइबर बेस है। तो एज ऑन अक्टूबर 31, 2022 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस है वो लगभग 23,32,774 लोग हैं। और स्टेट्स की बात करें लगभग 59 लाख के आसपास। कॉर्पोरेट सेक्टर का भी अगर हम सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो दैट इज अराउंड अबाउट 15.9 लाख एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अराउंड अबाउट 25 लाख। नाउ इट इज डेफिनेटली बैड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स। इतना सारा पैसा कहां से आएगा? सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है? 30 सालों में अब आपके सामने हैं आंकड़े क्या बता रहे हैं, जो पेंशन बिल है स्टेट्स का, दैट हैज जंप्ड कितना 125 गुना, है ना? कहां 3,131 करोड़ था, आज कहां 3,86,000 करोड़ है। ओवरऑल पेंशन पेमेंट्स बाय स्टेट ईट अवे अ क्वार्टर ऑफ देयर ओन टैक्स रेवेन्यूज। तो यानी कि 25% जो कि टैक्स रेवेन्यूज हैं राज्य सरकारों के, वो इसमें खत्म हो जाएंगे अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करते हैं, ठीक है? और अब स्टेट्स के पास पैसे क्या बचेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिमाचल की बात करें, हिमाचल का जो जितना रेवेन्यू हिमाचल के पास जनरेट होता है लगभग 80% तो पेंशन में ही चले जाता है। पंजाब के लिए ऑलमोस्ट 35% है, छत्तीसगढ़ के लिए 24% है, राजस्थान के लिए 30% है। तो अब स्टेट्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? उनके पास तो कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। और कितने सारे लोग, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर 140 करोड़ लोगों की आबादी है, ऐसा तो नहीं है कि 110 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में हैं, बहुत कम लोग हैं। तो सवाल यहां पे ये आता है कि इतने कम लोगों के लिए स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सर्विस करी है, सेवा करी है देश के लिए, तो लेकिन हम सारे के सारे जो टैक्स पेयर्स हैं, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? 2% लोग इंडिया में इनकम टैक्स देते हैं। तो वो 2% जो लोग हैं, इतने कम लोगों के लिए क्यों सफर करें? सो डेफिनेटली दिस इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स एंड दिस इज डेफिनेटली बैड पॉलिटिक्स। फिर इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नाना जी या दादाजी 1995 में रिटायर हुए थे, ठीक है, और मान लीजिए आपके फादर हैं 2025 में रिटायर हो रहे हैं। अब अगर मान लीजिए अगर वो सेम ही पोजीशन में या सेम डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, अब डेफिनेटली 1995 में जैसे आपको मैंने चीफ इंजीनियर का एग्जांपल दिया तो सैलरी बहुत कम थी। लेकिन आज अगर आपके नाना जी को या दादाजी को 30 साल हो चुके हैं जिस डिपार्टमेंट से, जिस पोजीशन से वो रिटायर हुए थे, आज जितनी सैलरी है उस पर्टिकुलर पोजीशन की इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उसकी जो आधी सैलरी है वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलेगी, है ना? तो यानी कि लेट्स से अगर 2 लाख रुपए आज के टाइम पे चीफ इंजीनियर कमाता है तो उसकी हाफ के 50% कितना हुआ? 1 लाख हुआ, ठीक है? अब ये तो इनजस्टिस की बात हुई ना कि आज से 30 साल पहले अगर आप 10,000 पे रिटायर हुए थे और आपकी 5,000 पेंशन बनती थी, अब आज इतनी सारी आपकी पेंशन बढ़ चुकी है और उसके बावजूद भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करके आप कहें कि जो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो पुराने पेंशनर्स का जो खर्चा उठाए, तो डेफिनेटली यहां पर इंटर जनरेशन इक्विटी की बात आ जाती है। Today's taxpayers, they are paying for the ever increasing pensions of the retirees. ठीक है, so this is not good economics at all. अब ये क्वेश्चन जो जाने से पहले आपको मैं दे रहा हूं, ये थोड़ा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है। गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन सिस्टम फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल बी इनजस्टिस टू द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स। कमेंट करें, आप यहां पे फैक्चुअल चीजें भी डाल सकते हैं, काफी फैक्चुअल चीजें हमने इस आर्टिकल में पढ़ी हैं। तो 150 वर्ड्स में आपने आंसर करना है और आप ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, एडिटोरियल्स विद मीम्स आंसर राइटिंग। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस चैनल, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस टेलीग्राम चैनल में आना चाहते हैं, बाय द वे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू रहता है, मॉडल आंसर और बेस्ट आंसर यहाँ पे शाम को 6 बजे पिन कर दिया जाता है। नाउ अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्शन मिलेगा। और एल्स यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ नंबर फ्रॉम योर टेलीग्राम ऐप 6280-133-177। और अगर आप ये मैसेज ड्रॉप करते हैं, अगर आप बाय चांस आपको ये लिंक नहीं मिल रहा, लिंक एक्सपायर कर चुका है, व्हाटएवर इट इज, तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि भाई मैंने इस ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे ऐड कर दीजिए, हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। एंड एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, तो प्रियदर्शनी का आंसर, प्रियदर्शनी निगम का जो है वो बेस्ट आंसर था, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर देंगे। बाकी दोस्तों मिलूंगा आपसे मैं कल
तो मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें और आंसर्स को भी लिखते रहें, पार्टिसिपेट करिए, आंसर्स लिखते रहिए। पार्टिसिपेशन काफी कम हो रहा है, आप पहले काफी आंसर्स लिखते थे लेकिन अभी पार्टिसिपेशन काफी कम हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। सो लेट्स कीप अलाइव द पर्पस ऑफ दिस टेलीग्राम ग्रुप, जिसके कारण हमने इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया था। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम कल, आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।